गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने देख लिया था कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या आता है। इसमें के बाद अपन ने देखा था कोरियोलिस फोर्स के कुछ इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि चक्रवात का निर्माण होता है कि चक्रवात यानी हवा का बवंडर आपने देखा होगा कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। तो जब मिट्टी के कण न्यून दाब से हाई दाब में सर्पिलाकार गति करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सर्पिलाकार गति होती है वो ऐसे राउंड मोशन में ऐसे इस टाइप से घूमते हुए होती है, और जब भी वो ऐसे घूमेगा तो वो क्या करेगा, एक चक्रवात का निर्माण करेगा। यानी मिट्टी के कण इस टाइप से घूमते हैं कि वो एक चक्रवात का रूप फॉर्म कर लेते हैं। फिर अपन ने देखा था नदियों का कटाव कि जो भी नदी किसी डायरेक्शन में बहती है और यदि वो उत्तरी गोलार्ध में है तो नदी की डायरेक्शन धीरे धीरे जैसे जाती हुई इस टाइप से वो चेंज हो जाती है। आपने नदी में बहुत जगह देखा भी होगा कि रियल जो पानी बहता है वो पानी, मान लो कि ये नदी इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी में पानी नहीं बहता, पानी एक साइड से बहता है। आपने देखा होगा यदि फुल पानी की बात आ जाए, फुल नदी आ जाए तो वो पूरे में बहती है, नहीं तो यदि मान लो कि पानी कम है तो पानी की मात्रा की डायरेक्शन है वो ऐसे ऐसे जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, फिर इस टाइप में हो जाती है। क्लियर? तो आज अपन को देखना है कुछ एक नया इफेक्ट जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है कोरियोलिस बल का प्रभाव। क्या है अपने पास? कोरियोलिस बल का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स में ये देखना है कि यदि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंका जाए, यदि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंका जाए, यानी मैं पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ। कहाँ से फेंक रहा हूँ? यदि मैं मानता हूँ कि किसी भी मैं बिल्डिंग से कोई पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल फेंका जाता है उसी डायरेक्शन में वो एक ही पाथ या स्ट्रेट लाइन में कभी भी नीचे नहीं आता है। या आपने एज्यूम किया होगा या कभी देखा भी होगा कि यदि मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से किसी बॉल को फेंकता हूँ, क्या करता हूँ मैं, किसी बिल्डिंग से टॉप पॉइंट से किसी बॉल को फेंकता हूँ तो वो बॉल जब नीचे आती है तो नीचे आनी तो चाहिए थी एक ही डायरेक्शन में, यानी एक सेम डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, बट देखना वो कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं आती, वो इधर या इधर क्या हो जाती है, हल्की सी विस्थापित हो जाती है। तो ये जो विस्थापित होने वाला रीजन है, विस्थापित होने वाला चेंजेज है, यही क्या बताता है, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बताता है। और कैसे वो विस्थापित होती है वो आज अपन बात करने वाले हैं कि वो इधर शिफ्ट होगी या इधर शिफ्ट होगी या एक ही स्ट्रेट लाइन में आएगी, उसकी डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि यदि कोई पार्टिकल को ऊपर से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के अंदर फेंका जाता है, तो अपने पास आज का जो टॉपिक है वो है जब कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाए। तो अपना टॉपिक रहेगा जब कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाए, व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसमें क्या माना है, इसमें अपन को एक डायग्राम एज्यूम करना है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना कि एक एम द्रव्यमान का कोई कण है। क्या है अपने पास? एम द्रव्यमान का कोई कण है जो उसके कण को ऊर्ध्वाधर घटक h ऊंचाई से कण को नीचे गिराया जाता है तो कण का प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो ये तीन चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है कि कण पार्टिकल का मास तो हो गया m, उसकी जो हाइट हो गई वो हो गई h, यानी h हाइट से उसको ऊपर से नीचे फेंका जाता है और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होता है, 0। तो आप सभी जानते हो कि यदि मैं पार्टिकल को ऊपर से फेंकता हूँ तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द पार्टिकल बी ऑफ मास m एंड द पार्टिकल इज थ्रो डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट h। इसकी हाइट कितनी है अपने पास, h है, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। अब यहाँ पे अपन को करना है, एक डायग्राम बनाना है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो डायग्राम वही बनाना है जो अपन ने पहले बना चुके हैं। तो देखो ये डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का, जैसे मैंने कह दिया कि छोटा सा ही डायग्राम बनाते हैं। अब तो इसमें मैंने कोई पार्टिकल रखा हुआ है, वो पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? मैंने कह दिया कि ये वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैं कोई पार्टिकल मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, कोई पार्टिकल मान लिया। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ है? तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा अपने पास ये वाला। यदि मैंने कह दिया कि ये कोई सेंटर पॉइंट है तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये वाला जो O पॉइंट है। ये मैंने मान लिया कि O सेंटर पॉइंट है। यहाँ से लैम्डा अक्षांश पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, यानी किस कहाँ पर रखा हुआ है, लैम्डा अक्षांश पर रखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, लैम्डा अक्षांश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, लैम्डा अक्षांश का।
तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा अपने पास, लैम्डा अक्षांश का। तो सेंटर पॉइंट से यदि मैं पार्टिकल की डायरेक्शन लेता हूँ तो ये मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पार्टिकल को थोड़ा आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। कहने का मतलब है कि ये वाला पार्टिकल है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। कहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, या फिर मैं कह सकता हूँ कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर रखा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में। यदि मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ तो इसका जो लैम्डा है, तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि इसकी कैलकुलेशन की थी, ये वाला जो एक्सिस यहाँ पे कोई बेस लिया था, जो आर' लिया था, वहाँ पर अपने पास क्या हो रहा था, लैम्डा। अब मैं कहता हूँ कि इस पार्टिकल पर जो कंपोनेंट बनाए थे, क्या बनाए थे अपन ने, कुछ कंपोनेंट बनाए थे, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप में बनाए थे। तो वो क्या था अपने पास, जो कंपोनेंट बने थे वो कंपोनेंट इस टाइप के थे। ये वाला यहाँ पे क्या था अपने पास, x' था। ये वाला जो था वो क्या था अपने पास, y' था। और ये वाला जो अपन ने लिया था वो क्या लिया था, यहाँ पे ओमेगा लिया था। और यहाँ पे मैंने कोई डायरेक्शन ली थी जो इसके परपेंडिकुलर थी, वो क्या था अपने पास, r' था। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा के घटक लिखे थे। क्या लिखे थे, ओमेगा के घटक। और आपको पता होगा ओमेगा के घटक किस फॉर्म में आए थे, या यदि -z था तो ये वाली जो डायरेक्शन थी वो क्या थी अपने पास, z थी। तो ये +x में, ये -x में, ये y में, ये -y में, ये z में, और ये -z में। अब देखो, कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकना है, कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकना है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकना है। किसमें, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकना है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है ये फेंका ऐसे जाएगा, यानी ये पार्टिकल ऐसे फेंका जा रहा है, यानी ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे है तो ऐसे फेंका जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि चाहो तो आप इस सेंटर पॉइंट को, जो पार्टिकल है उसको मैं यहाँ से फेंका जाता हूँ तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। क्या आएगी, इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में आएगी। इसका जो त्वरण आएगा वास्तविक, वो भी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका ओमेगा कंपोनेंट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ अपने पास, ओमेगा कंपोनेंट लिखता हूँ। तो देखो ओमेगा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यदि मैं ओमेगा कंपोनेंट की बात करूँ तो ओमेगा कंपोनेंट अपने पास क्या आया था, ओमेगा ये वाला था, और इसके एक कंपोनेंट ये था, एक ये था, ये वाला एंगल लैम्डा था, और ये वाला कितना था, 90 माइनस का लैम्डा था। तो यहाँ पे अपन ने लिखा था कि जो ओमेगा का घटक आया था, क्या आया था, अब ओमेगा का घटक, कंपोनेंट ऑफ ओमेगा, तो ये वाला आया था ओमेगा का घटक जो भी था वो क्या था अपने पास, ओमेगा था अपने पास। ओमेगा इज इक्वल टू z', साथ में क्या था अपने पास, ओमेगा कॉस लैम्डा, z' ओमेगा कॉस लैम्डा, प्लस का क्या था अपने पास, k', तो प्लस का था अपने पास k' ओमेगा साइन लैम्डा। ये किसका घटक था अपने पास, ओमेगा का घटक था। किसका घटक था, ओमेगा का कंपोनेंट था। तो इससे यदि आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उन क्लासों को जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये फॉर्मूला आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि अपन ने वहाँ पर ये फॉर्मूला अपन ने कहाँ से लाया, कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आया था, अब केंद्रीय बल का फॉर्मूला कहाँ से आया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट कैसे दिखा था, वो सारी चीज़ें इससे पहले वाली क्लासों में अपन ने डिस्कस की है। ये क्या हो गया अपने पास, ओमेगा का कंपोनेंट हो गया। ये क्या हो गया अपने पास, ओमेगा का कंपोनेंट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्यों, मुझे पता है कि जो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fc इज इक्वल टू -2m साथ में ओमेगा क्रॉस का v'। ये फॉर्मूला था, क्या था मेरे पास, ये फॉर्मूला था। अब यदि कोई भी पार्टिकल ऊर्ध्वाधर यानी इस ये जो -z' एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग, ऊर्ध्वाधर का मतलब है इसके अकॉर्डिंग, जो अर्थ का सेंटर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ये जा रहा है। तो इस पार्टिकल को मान लो कि यहाँ से इस टाइप से नीचे फेंका जाता है, तो पार्टिकल इसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो मैं इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाऊँ कि ये पार्टिकल यदि h ऊंचाई से फेंका जाता है, यदि पार्टिकल h ऊंचाई से फेंका जाता है, यहाँ से फेंक रहा हूँ, तो ये पार्टिकल आना तो यहाँ चाहिए था, पार्टिकल आना तो यहाँ चाहिए था, बट ये एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा। ये पार्टिकल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, यानी ये पार्टिकल यहाँ पे आके गिरता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो मैंने क्या दे दिया, x' या x। तो ये x क्या बताएगा, यहाँ पे कुछ विस्थापन बताएगा। वो विस्थापन कितना होगा वो अपन को यहाँ पे निकालना है। तो ये ओमेगा का घटक, ये क्या हो गया अपने पास, कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे पता है कि यदि कोरियोलिस फोर्स निकालना है आपको, तो इन दो फॉर्मूले के बेस में मुझे ओमेगा तो पता है, तो एक मुझे क्या चाहिए, v' चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए, v'। तो v' कैसे निकालोगे, तो v' अपन निकाल सकते हैं किस बेस पे, तो मैं कहता हूँ कि देखो v' निकालने के लिए कैसे निकालना है कि v' क्या है, गति का में v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या मैं ये समीकरण काम में ले सकता हूँ, गति का प्रथम समीकरण है, क्या अपने पास
इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है? फर्स्ट वाला ये कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस का क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। क्लियर? यदि मैं इसको एस डैश निर्देश तंत्र में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने लिखा है कि ये समीकरण में काम में ले सकता हूँ और यहाँ से पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अब पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर ये u है, ये मुझे पता है क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, या फिर क्या होता है? प्रारंभिक वेग। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कितना होता है अपना? 0 होता है। कितना होता है? 0, यानी ये किसके इक्वल होता है? यू डैश के। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। अब देखो यहाँ पे ये a है, वो a क्या है? तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पर a क्या होगा? a होता है इसका वास्तविक त्वरण। क्या होगा? वास्तविक त्वरण। यदि कोई पार्टिकल को नीचे फेंका जाता है तो इसका जो मैंने यहाँ पर पार्टिकल का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है, यदि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नीचे आता है, ऊर्ध्वाधर घटक के अकॉर्डिंग नीचे आता है, तो उसका जो a होगा, a की डायरेक्शन क्या होगी? ये कौन सा एक्सिस था? माइनस का k कैप। तो पार्टिकल आ तो इधर रहा है, यानी अर्थ के सेंटर पॉइंट साइड में नीचे वो गिर रहा है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पार्टिकल को यदि मैं ऐसे फेंकता हूँ तो अर्थ के रोटेशन की वजह से वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, या कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट से वो पार्टिकल क्या करता है? उस अपनी पथ को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। उसका रियल पथ ये होना चाहिए था, अब वो यहाँ ना होकर यहाँ पे आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो a डैश की डायरेक्शन है उसको मैं a क्या? एक वास्तविक त्वरण होगा। a क्या होगा अपने पास? गुरुत्वीय त्वरण जिसे बोल सकते हैं, जिसको अपन स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? यदि मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे a की बात करूँ तो a क्या हो जाएगा? माइनस का k कैप और साथ में क्या हो जाएगा? g। माइनस का k कैप क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है ऊर्ध्वाधर, ये कौन सा लिया हुआ है? माइनस का z एक्सिस लिया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का k कैप और g आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे v डैश की वैल्यू क्या हो गई? तो v डैश अपने पास हो गया माइनस का k कैप डैश और साथ में क्या हो जाएगा? gt। अब मेरे पास देखो ओमेगा आ गया, एक तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओमेगा अपन ने लिख ही लिया है, तो ओमेगा क्या आया अपने पास? j डैश ओमेगा कॉस लैम्बडा प्लस k डैश ओमेगा साइन लैम्बडा, इक्वेशन नंबर 2। और जो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला था वो क्या था? Fc इज इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस का क्या था? v डैश था। यदि मेरे पास ये तीनों इक्वेशन है तो मैं क्या कोरियोलिस फोर्स निकाल सकता हूँ? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू कहाँ पर रखूँगा? इक्वेशन नंबर थर्ड में रखूँगा। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है इसकी वैल्यू मैं कहाँ रखता हूँ? इक्वेशन नंबर थर्ड में रखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा अपने पास? Fc इज इक्वल टू माइनस का 2m, तो ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू थी वो क्या था? j डैश ओमेगा कॉस लैम्बडा प्लस का क्या था? k डैश ओमेगा साइन लैम्बडा, ये था। फिर अपने पास क्या हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा, क्रॉस में था v डैश, तो v डैश के u डैश तो 0 हो गया, और ये क्या बचा? माइनस का k डैश और साथ में क्या बचा? gt। कहाँ से आया है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। कहाँ से आया है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो माइनस का 2m, तो ऐसे का ऐसे। सबसे पहले j का k के साथ, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? i j और k, j का k के साथ, j का k के साथ करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? i आएगा, और माइनस पहले से ही है तो ये रिजल्ट किस में आएगा? माइनस के i में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? माइनस का i कैप, साथ में हो जाएगा ओमेगा gt, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास? कॉस लैम्बडा, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास? k डैश k, k और k मुझे पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कितना आता है? 0 आता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी? 0। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 0, यानी Fc की वैल्यू कितनी? तो Fc मैं लिख सकता हूँ, देखो Fc माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2m ओमेगा gt कॉस लैम्बडा, और साथ में डायरेक्शन क्या आ जाएगी अपने पास? आई कैप। अब देखो यहाँ पे ये कोरियोलिस फोर्स इतना लगेगा, जब भी कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो जो कोरियोलिस फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? इतना लगेगा। Fc इज इक्वल टू 2m ओमेगा gt कॉस लैम्बडा, और यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन दे रखी है वो दे रखा है आई कैप। क्या दे रखा है? आई कैप। और आई कैप मुझे पता है कि मैंने कहाँ पर माना था, देखो आई कैप अपना यहाँ पे था, ये आई कैप है, ये आई कैप अपना इस डायरेक्शन में था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल इधर क्या होगा? विस्थापित होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि देखो जब कण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो कण को नीचे की ओर फेंका जाए तो कोरियोलिस बल की दिशा पूर्व दिशा में होती है। तो कोरियोलिस बल की दिशा कहाँ होती है? पूर्व दिशा में होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? पूर्व, यानी उस डायरेक्शन में वो पार्टिकल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर?
तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि देखो एफ सी इज इक्वल टू क्या निकल रहा है अपने पास, आई कैप निकल रहा है। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन का पता लगेगा कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ पर वर्कआउट करेगा। तो ये तो क्या हो गया अपने पास 2m ओमेगा जी टी कॉस लैम्बडा, ये कोरियोलिस फोर्स। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड आपने लिख ही रखा है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, एफ सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का 2 हो जाएगा 2m ओमेगा जी टी और कॉस लैम्बडा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि पार्टिकल की जो कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आई कैप दिशा में होगी, पूर्व दिशा में होगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन का कंसेप्ट अपन ने कुछ ऐसे माना हुआ है, ये अपने पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, इस टाइप से माना हुआ है। तो वो कैसे भी मान सकते हो, कई बार आप इसको इधर भी ले सकते हो, इसको इधर भी ले सकते हो, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कि यहाँ पे पार्टिकल का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा अपने पास, पूर्व दिशा में आएगा। तो ये अपने पास एक कोरियोलिस फोर्स निकाला है अपन ने। इसके आगे मुझे क्या निकालना है, इसके आगे मुझे निकालना है कि यहाँ पे इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो यहाँ पे अपन को निकालना है कि मुझे पता है कि कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन तो पता लग गई, बट इसका विस्थापन कितना होगा, पार्टिकल कितना नीचे आएगा। तो मेन जो नीचे आना तो यहाँ पे चाहिए था, बट वो यहाँ पर नीचे ना आकर यहाँ पर नीचे आ रहा है। यानी पार्टिकल को मैंने यहाँ से फेंका था, यहाँ से फेंकने पर ये यहाँ पर आना चाहिए था, बट ये यहाँ पर ना आकर कहाँ आया, इस टाइप से आया है। यानी इसने अपने पथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी नीचे से थोड़ा सा ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हुआ वो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो देखो जो कोरियोलिस फोर्स आया है वो लिखना है अपन को। सबसे पहले एफ सी इज इक्वल टू आया है 2m ओमेगा जी टी और साथ में क्या आया अपने पास, कॉस लैम्बडा। तो जो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लिखा था 2 ओमेगा, यहाँ पे टी भी आएगा, 2 ओमेगा जी टी कॉस लैम्बडा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया 2m ओमेगा जी टी कॉस लैम्बडा। अब मुझे पता है कि ये एफ सी है वो क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। क्या मैं एफ सी को इस टर्म में लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट में? यदि डिस्प्लेसमेंट में मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ सी इज इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। एम पार्टिकल का मास हो जाएगा, एक्स है वो क्या हो जाएगा अपने पास, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको एच डैश में बात कर लिया तो ये एक्स डैश हो जाएगा, क्लियर। अब यदि ये कोरियोलिस फोर्स है, ये वाला क्या है अपने पास, कोरियोलिस फोर्स, और कहाँ से लिखा है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। कहाँ से लिखा है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। मुझे पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स में एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए को मैं विस्थापित वाली टर्म में या डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म में कन्वर्ट करूँगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टू एक्स डैश अपॉन में डी टी स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टू एक्स डैश अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यदि एफ सी की जगह मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ, डी टू एक्स डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2m ओमेगा, साथ में हो जाएगा जी टी कॉस लैम्बडा, क्लियर। यदि मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी, कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन किसके इक्वल आ रही है, एफ सी इज इक्वल टू वास्तविक त्वरण के इक्वल। और वास्तविक त्वरण कौन सी डायरेक्शन में है अपने पास, जो वास्तविक त्वरण है वो कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस का के कैप में है। कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस का के कैप। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वास्तविक त्वरण है वो माइनस का के कैप डायरेक्शन में है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं इसकी भी डायरेक्शन की बात करूँ तो इसका भी डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, आई कैप आएगा, और इसका भी क्या था, आई कैप। तो आई कैप दोनों इक्वल ही है, यानी एफ सी की डायरेक्शन मुझे पता है इधर क्या आ रहा था अपना, आई कैप आ रहा था, तो इधर भी क्या आना चाहिए, आई कैप। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। एक बार मैं इसको क्या करूँगा, टी के सापेक्ष समाकलन करने का। तो ये क्या आ जाएगा, यदि मैं एक बार इसका समाकलन करता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, डी एक्स डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2m, साथ में हो जाएगा ओमेगा, साथ में जी टी, और टी जी किसके रेस्पेक्ट में करें समाकलन, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इसमें आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लगा के यहाँ पे डी टी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा कि डी एक्स डैश अपॉन में डी टी, और ये वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, ओमेगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 2m ओमेगा जी टी स्क्वायर बाई 2, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस लैम्बडा, ठीक है। और यदि आप इसको इस तरीके से नहीं करते हो तो इसको एक नई फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो इसको एक बार समाकलन किया तो ये 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट।
अब देखो यहाँ पे m भी चल रहा था, यहाँ पर भी m चल रहा था, तो m से m तो यहाँ से पहले से ही हट गया, यानी m से m तो आप यहीं पे हटा दो, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस टर्म को मैं वापस लिखता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या था, एफ सी जी का न्यूटन्स के सेकंड नियम से m लिख दिया, m a यहाँ पे लिख दिया, ये वाली टर्म m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ये वाली टर्म रह गई, यदि t के रेस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट करता हूँ तो dx अपॉन में dt ये हो जाएगा 2 ओमेगा g, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और साथ में क्या हो जाएगा cos लैम्बडा प्लस का कोई कांस्टेंट आ जाएगा c1। अब मुझे पता है कि 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा dx डैश अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा जी टी स्क्वायर और साथ में हो जाएगा cos लैम्बडा और प्लस का क्या हो जाएगा c1। अब देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू निकालनी है मुझे, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कि जब भी कोई पार्टिकल इनिशियल कंडीशन में होता है, किस में होता है, प्रारंभिक स्थिति में होता है, यदि कोई प्रारंभिक या इनिशियल पोजीशन में होता है तो इनिशियल पोजीशन में t इज इक्वल टू क्या रहेगा, मुझे पता है कि t इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। यदि t 0 है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x डैश भी कितना होगा, 0 होगा। x डैश 0 है तो dx डैश बाय dt भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। और ये सारी टर्म यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये 0 ये 0 और तो c1 का मान भी कितना, 0। तो c1 का मान भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास ये जो वैल्यू आएगी dx डैश बाय dt ओमेगा जी टी स्क्वायर कॉस लैम्बडा प्लस का क्या आ जाएगा, c1। तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये जो टर्म आई dx डैश अपॉन में dt इज इक्वल टू ये वाली टर्म आई क्या, ओमेगा जी टी स्क्वायर कॉस लैम्बडा, यही टर्म थी। और c1 क्या हो गया, 0। देखो ओमेगा जी टी स्क्वायर कॉस लैम्बडा, तो ओमेगा जी टी स्क्वायर कॉस लैम्बडा आ गया। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो क्या निकली है, पार्टिकल की वेलोसिटी बता रही है। ये क्या बता रहा है, dx बाई dt क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। यदि मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक बार t के सापेक्ष एक बार वापस समाकलन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार यदि मैंने वापस इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू ओमेगा जी टी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास cos लैम्बडा और प्लस का क्या हो जाएगा c2। यदि मैं प्रारंभिक स्थिति में बात करता हूँ, वापस इसमें c2 की वैल्यू निकालने के लिए प्रारंभिक स्थिति में बात करता हूँ, तो t 0 है, t 0 है तो x डैश 0 होगा और x डैश 0 है तो c2 भी कितना आएगा, 0 आएगा। c2 भी कितना आएगा, 0। तो x डैश इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये आ जाएगा ओमेगा जी टी क्यू अपॉन में 1/3 और साथ में क्या हो जाएगा cos लैम्बडा। अब देखो ये विस्थापन है, ये क्या बता रहा है अपन को, विस्थापन बता रहा है। बट यहाँ पे मुझे इस t की वैल्यू निकालनी है, तो इस t की वैल्यू कैसे निकालें, तो इस t की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे गति का सेकंड समीकरण काम में लेता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर ले सकता हूँ। क्या बताऊँ, क्या मैं ये वाली वैल्यू काम में ले सकता हूँ, यदि मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मैं ये वाली वैल्यू काम में ले सकता हूँ। अब यदि देखो g की टर्म में ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पे वास्तविक टर्म क्या है, s इज इक्वल टू यू डैश टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर होता है, ये होता है। s क्या है यहाँ पे हाइट है तो h हो जाएगा, यू डैश ऐसे का ऐसे प्लस का हो जाएगा 1/2 जी टी। अब मुझे पता है कि u क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यदि मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालता हूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h अपॉन में g हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन में g। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 2h अपॉन में g और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। यदि मैं इसका t क्या t इज इक्वल टू ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, t क्यूब चाहिए। देखो यहाँ पे अपने पास क्या आया, जो फॉर्मूला आया है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या आया, t क्यूब आया है। तो यदि मुझे यहाँ पे t क्यूब की वैल्यू चाहिए तो t क्यूब करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2h अपॉन में g और इसकी पावर कितना आ जाएगा। यदि मैं ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो वो आ जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो अपने पास जो भी वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या है अपने पास, वो वैल्यू आई अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो अपने पास आया x डैश, कितना आया x डैश इज इक्वल टू ओमेगा जी टी क्यूब 1/3 और साथ में क्या था cos लैम्बडा। और टी क्यूब की वैल्यू आ ही चुकी है अपने पास तो वो वैल्यू रख सकता हूँ। तो 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब की जगह वैल्यू क्या आई अपने पास 2h/g। देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई, ये तो था 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब cos लैम्बडा,
और यहाँ पे जो टी क्यूब की वैल्यू आई है वो आई है 2h/g की पावर 3/2। तो ये कितना लिख सकता हूँ मैं 2h/g की पावर 3/2। तो 2h/g की पावर कितनी 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास cos लैम्डा। क्लियर। अब देखो x डैश इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा g, ये तो हो जाएगा ऐसे का ऐसे। यहाँ पे देखो ये g है, g 3/2 और 1/2, इसको मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ क्या बताओ, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे ये जो 2h/g है तो इसको यदि मैं सॉल्व करके लिखूँ तो ये वाली वैल्यू क्या आ सकती है, एक तरीके से ये तो अपना क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। वैसे इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ 2h/g, एक बार ऐसे पूरी लिख लूँ और एक बार 2h/g स्क्वायर रूट में लिख लूँ। क्लियर। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 वापस क्या बन जाएगा 3/2 और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास cos लैम्डा। तो देखो यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्या, इस g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा अपने पास 2 ओमेगा, यानी क्या बचा अपने पास x डैश इज इक्वल टू 2/3, एक हो जाएगा अपने पास ओमेगा h और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी 2/3 ओमेगा h, यहाँ पे हो जाएगा cos लैम्डा और ये क्या हो जाएगा अपने पास 2h/g का स्क्वायर रूट। ये क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये मिलेगा कि यदि कोई पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में है और पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा अपने पास, इतना होगा 2/3 ओमेगा h cos लैम्डा स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 2h/g हो जाएगा। तो ये अपना एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मैं कहता हूँ इसमें कुछ इफेक्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि किसी कण को h ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाए तो कोरियोलिस बल के कारण कण का विस्थापन पूर्व दिशा में होता है। तो ये तो मैंने देख लिया था कि कण का विस्थापन कहाँ मिलता है, मुझे आई डैश में मिलता है जब पार्टिकल नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो। जो भी अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं इस चैप्टर में सारी के सारी पार्टिकल को नॉर्थ हेमिस्फीयर में रख के कर रहे हैं। यदि साउथ की निकालनी है तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इफ़ ए पार्टिकल इज थ्रो डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट h ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन द ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे लिखा है यहाँ पे, यदि कोई कण को दक्षिणी गोलार्ध में रखें, उत्तरी गोलार्ध में रखने की बजाय कहाँ रखा जाए दक्षिणी गोलार्ध में, और उसको नीचे की ओर फेंका जाए तो जो कण का विस्थापन होता है वो कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है पश्चिम दिशा में होता है। तो वो कहाँ होता है कोरियोलिस बल के कारण पश्चिम दिशा में होता है, यानी -i में। कहाँ होगा -i में। तो मैं लिख सकता हूँ इफ ए पार्टिकल इज थ्रो डाउनवर्ड इन द सॉल्यूशन साउथर्न हेमिस्फीयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अकर्स इन द वेस्ट डायरेक्शन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ से आपको दो रिजल्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, क्या कि कोरियोलिस फोर्स को यदि उत्तरी गोलार्ध में रखते हैं तो पार्टिकल पूर्व दिशा में विस्थापित हो जाता है, उसको दक्षिणी गोलार्ध में रखते हैं तो -i यानी पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। और यदि मैं कहता हूँ कि पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वो कितना आएगा 2/3 ओमेगा h cos लैम्डा 2h/g। ये जो डेरिवेशन है, ये जो अपन ने पार्ट निकाला है कि यदि पार्टिकल को h ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाता है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट, जिसमें पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकना और ऊपर से नीचे फेंकना, ये दो अलग अलग केस बनते हैं। तो आज अपने एक केस की स्टडी की है कि कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के में पार्टिकल को जब ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो पार्टिकल पर क्या चेंज आता है। और ये आपने जनरली छोटे से बड़े होते होते भी आपने कई बार देखा है कि बिल्डिंग से मैं किसी भी बॉल को नीचे फेंकता हूँ तो बॉल जब नीचे आती है तो एग्जैक्ट वो स्ट्रेट पथ पर नहीं आती, वो या तो इधर शिफ्ट हो जाएगी या इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो यदि वो पूर्व दिशा में शिफ्ट होती है इसका मतलब वो उत्तरी गोलार्ध में थी, यदि पश्चिम दिशा में शिफ्ट होती है, वेस्ट में शिफ्ट होती है तो वो कहाँ थी, दक्षिणी गोलार्ध में थी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में थी। ठीक है, तो इसलिए अपन कहते हैं कि यदि कोई भी पार्टिकल को ये कोई यहाँ से यदि मैं इस पार्टिकल को मैं कहता हूँ कि बॉल को यदि मैं इस टाइप से नीचे से ऊपर फेंकता हूँ, ऊपर जाती है और ऊपर जाके जब भी वो नीचे आएगी तो जिस पाथ से गई थी उस पाथ में कभी नीचे नहीं आएगी, वो या तो इधर जाएगी या उधर आएगी, यानी वो हल्की से क्या होगी विस्थापित होगी। और कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से वो विस्थापित होती है तो वो विस्थापन कितना होगा, इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा। अब देखो इसकी डिपेंडेंसी क्या है, ओमेगा क्या था यहाँ पे, ओमेगा वो था कि अर्थ है वो एक एंगुलर कोणीय वेग से या ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट करती है, वो क्या था एक कांस्टेंट वैल्यू थी।
एच यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल की हाइट, यानी पार्टिकल को कितनी हाइट से ऊपर से फेंका जाता है। जैसे अपन ने यहाँ पे लिया था गति की सेकंड समीकरण में एस इज इक्वल टू क्या लिया है, यहाँ पे एच लिया है। देखो यहाँ पे ये जो एस था इसकी जगह मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एच लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टिकल को कितनी ऊंचाई से फेंका जाता है वो एच हो जाएगा। लैम्बडा यहाँ पे अक्षांश एंगल हो जाएगा कि पार्टिकल को अर्थ के जो लैम्बडा अक्षांश पर पार्टिकल रखा गया है उसका एंगल कितना है, और ये हो जाएगा 2h/g, जी इज इक्वल टू वास्तविक त्वरण जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो। यदि ये सारा गिवन हो, पार्टिकल का ओमेगा गिवन हो, एच गिवन हो, कॉस लैम्बडा 2h/g गिवन हो, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। यदि मैं कहूँ कि पार्टिकल एक 5 किलो का है, एक 10 किलो का है, दोनों पार्टिकल को एक साथ ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो क्या पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि m की डिपेंडेंसी कहीं पर भी नहीं है। जो अपने पास फॉर्मूला निकला है ये क्या बताता है, कोरियोलिस बल के प्रभाव में कोरियोलिस बल के प्रभाव में कण के विस्थापन को व्यक्त करता है। कण के विस्थापन को व्यक्त करता है। और यदि ये कण के विस्थापन को व्यक्त करता है, इसका मतलब इसमें m की डिपेंडेंसी कहीं पर नहीं है। ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो उसकी हाइट पर। यदि हाइट आप कम ज़्यादा करते हो तो जो बिल्कुल इसमें चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज मिलेगा। बाकी 5 किलो और 5 kg और 10 kg पार्टिकल को यदि मैं एक साथ फेंकता हूँ तो कोरियोलिस फोर्स उसमें एक जैसा ही लगेगा, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से यदि वो 5 किलो वाला जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो कि वो सेंटर पॉइंट से 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बड़ा वाला पार्टिकल भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यदि मैं कहता हूँ यदि आप हाइट को चेंज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? चेंज आएगा। तो हाइट चेंज करते हो या लैम्बडा अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में जो पार्टिकल के रखने की कंडीशन है वो चेंज करते हो तो वहाँ पे कुछ चेंज आएगा, उसके बिना चेंज नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो विस्थापन है किस पर डिपेंड कर रहा है? एच पर और कॉस लैम्बडा पर डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एच और लैम्बडा ये दो वैल्यू आप यदि चेंज करते हो तो आपका विस्थापन क्या होगा? चेंज होगा। और यदि कोरियोलिस फोर्स चेंज करना है तो कोरियोलिस फोर्स अपन ने लिखा है ये वाली टर्म Fc इज इक्वल टू लिखा है 2m ओमेगा GT कॉस लैम्बडा। तो ये देखो किस पर वेरी कर रहा है, F इज इक्वल टू एम भी है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, G कॉन्स्टेंट हो जाएगा T कॉस लैम्बडा। तो इसमें भी जो है वो टाइम का वेरिएशन है, तो कोरियोलिस फोर्स है। यदि वो कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछे तो आपको ये करना है, कोरियोलिस फोर्स लग रहा है उसकी वजह से कण का विस्थापन पूछे तो आपको ये पूरा डिराइव करके लास्ट वाली जो टर्म है वो निकालनी है। ठीक है, तो ये थी आज का अपन ने देखा आज का एक इफेक्ट, और एक इफेक्ट से अपन ने रिजल्ट निकाला कि पार्टिकल यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है तो उसकी डायरेक्शन उस या कण का विस्थापन पूर्व दिशा में विस्थापित होता है, नहीं तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो वो पश्चिम दिशा में होगा, या तो आई कैप में होगा या माइनस आई कैप में होगा। तो पार्टिकल को यदि मैं ऊपर से इस टाइप से फेंकता हूँ तो पार्टिकल ये यहाँ पर आकर गिरेगा और ये इसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। पार्टिकल आना तो यहाँ पे चाहिए था बट वो यहाँ नहीं आया, वो पार्टिकल यहाँ पे आया। किसकी वजह से? कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि अपन ने ले रखी है यहाँ पे कौन सी? आई डायरेक्शन। क्या ले रखी है? आई कैप डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो आई कैप डायरेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ कि पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट आया कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो इतना आया, और वैल्यू अपन ने डिराइव करके निकाली है। ठीक है, इससे आगे वाला जो केस रहेगा वो रहेगा कि यदि मैं पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक दूँ, पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक दूँ तो क्या इफेक्ट आएगा, तो उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।